गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12 एंड चैप्टर नेम इज़ फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में घर्षण कहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया कि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मीन्स घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है और ये तब लगता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं एक बार। फ्रिक्शन, द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विथ इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, घर्षण कहलाता है। आगे देखिए, इसमें फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन टू सरफेस विच आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें friction is a force which occurs when the two objects tend to slide over each other and even when they are actually sliding moving over each other। तो फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं या एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। आगे देखिए, इसमें friction is important because without friction we cannot even walk and we cannot even write on the paper। तो फ्रिक्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों में और अर्थ की सरफेस में फ्रिक्शन होता है और हम पैरों से अर्थ को पीछे की ओर धकेलते हैं जिससे हम आगे की ओर मूव कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी पेन से पेपर के ऊपर राइट करते हैं तो उस कंडीशन में पेन में और पेपर में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज व्हाट अलाउज यू टू होल्ड एनीथिंग। फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को होल्ड करने में, रखने में लगता है। पिक अप एनीथिंग, किसी चीज़ को उठाने में लगता है। टू हैव क्लॉथ ऑन यू, हमारे ऊपर जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं पहन रखे हैं, वो भी फ्रिक्शन के कारण रुके हुए हैं। एंड दैट अलाउ यू टू गो एनीवेयर, कहीं पर भी जाने में फ्रिक्शन लगता है। जस्ट टू बिगिन विथ सम गोज विथ राइडिंग बाइक्स, ड्राइविंग कार्स एंड सो ऑन। तो बाइक की राइडिंग है, कार की ड्राइविंग है, इनमें सब में फ्रिक्शन लगता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहेगी, वो स्टेबल नहीं होगी, हमेशा मूव करती हुई रहेगी, हमेशा गतिशील रहेगी। आगे देखिए, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव। तो जिस दिशा में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट आता है इसमें काजेज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। देखिए, घर्षण कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट या कोई दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और कांटेक्ट में आने से उनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है और उन सरफेस में जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होगी उतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। तो फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो दो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उनकी सरफेस में इरेगुलरिटीज़ के कारण इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ वेरी रफ सरफेस आर इन्वॉल्व। तो सरफेस जितनी ज़्यादा रफ होगी, जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी, फ्रिक्शन का मान उतना ही ज़्यादा होगा।
इसीलिए जो व्हीकल्स होते हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो इनके जो टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनकी सरफेस को रफ़ किया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है, ताकि ब्रेक लगाने की कंडीशन में उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो और वो रुक जाते हैं। और अगर मान लिया इन टायर्स की सरफेस को स्मूथ बना दिया जाए तो फ्रिक्शन कम होगा, तो उस कंडीशन में जो भी व्हीकल है वो बहुत दूर आगे तक जाकर के रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का मान वहाँ पर कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी टेक टू वुडन ब्लॉक्स ए एंड बी, दो लकड़ी के बॉक्स लेते हैं ए और बी, केप्ट वन ओवर अदर, जिसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। रफ सरफेस ऑफ दीज वुडन ब्लॉक्स हैविंग लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज, लकड़ी की जो बॉक्स हैं उनमें जो सरफेस है वो खुरदरी होती है, यानी कि उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है। When we pull the upper wooden block A over the lower wooden block B by applying a force, then the irregularities of their rough surface get entangled or locked with each other. तो A बॉक्स को B बॉक्स के ऊपर हमने रखा और अब हम A बॉक्स को B बॉक्स के ऊपर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींचने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो इरेगुलरिटीज़ के कारण वो एक दूसरे से सट जाते हैं, जकड़ जाते हैं, और जब हमने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उस कंडीशन में ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर मूव करने लगेगा और उसकी मूविंग की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। दिस इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस गिव्स राइज टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच opposes the motion of upper block A over the lower block B। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन लगेगा A ब्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। The block A moves over the block B only when the pulling force applied by us become greater than the force of friction holding them together। देखिए, जो लगाया गया फोर्स है, हमने A ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसको खींचने के लिए, पुल करने के लिए, तो यदि लगाया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो ब्लॉक मूव कर सकता है, और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ब्लॉक मूव नहीं होगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दो लकड़ी के बॉक्स हैं, डायग्राम में दिख रहे हैं आपको। बी बॉक्स के ऊपर ए बॉक्स रखा हुआ है और हम ए बॉक्स को बी बॉक्स के ऊपर पुल करवा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, इसको फोर्स दे रहे हैं, और फोर्स की डायरेक्शन है इस दिशा में। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स है इसका मान अगर इस फ्रिक्शन के मान से ज़्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। और अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम है फ्रिक्शन से तो उस कंडीशन में ये बॉक्स यहाँ से मूव नहीं करेगा। इसके आगे आता है स्प्रिंग बैलेंस। इसको हिंदी लैंग्वेज में कबानी तुला भी कहते हैं, जिसमें जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका वेट कर लिया जाता है इसकी हेल्प से। तो एक स्प्रिंग होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? द स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया जो फोर्स है उसको मापने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है। देखिए, इसके अंदर यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है और इस स्प्रिंग के चारों ओर एक मेटल का यानी कि धातु का बना हुआ एक केस लगा दिया जाता है। इस स्प्रिंग को कवर कर दिया जाता है। यहाँ पर एक स्टील स्ट्रिप होती है जिससे एक पॉइंटर लगा दिया जाता है। ऊपर की ओर इसको हैंग करने के लिए मेटल का ही बना हुआ एक सर्किल शेप में इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है। यहाँ पर जो स्टील स्ट्रिप होती है इससे नीचे की ओर एक हुक लगा दिया जाता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को
हैंग करके, उसको लटका करके उसका वेट निकाल लिया जाता है। इसके साइड में जो मेटल केस है यहाँ पर एक स्केल लगा होता है जिस पर अलग अलग वैल्यूज़ लिखी होती है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें ग्राम में भी होती है और ये किलोग्राम में भी होती है। तो देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस consists of a special spring. It is covered in a metal case having a small cut at its center along its length. तो लंबाई के अकॉर्डिंग जो मेटल केस है उसके अंदर बीच में कट लगा होता है। The upper end of spring is attached to the body of the case and the lower end of the spring is attached to a steel strip at the end of which is fixed a hook. तो जो ऊपर का पार्ट है स्प्रिंग का वो मेटल केस से जुड़ा होता है और नीचे की ओर एक स्टील स्ट्रिप होती है और स्टील स्ट्रिप से एक हुक जुड़ा होता है, जैसे कि अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। एट द जंक्शन ऑफ स्टील स्ट्रिप एंड स्प्रिंग इज अटैच्ड ए स्मॉल पॉइंटर विच passes आउट ऑफ द स्लिट। तो इस स्लिट से गुजरता है एक पॉइंटर जो कि वैल्यू बताता है, वेट बताता है। आगे देखिए इसमें डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग द साइड ऑफ द स्मॉल कट एनग्रीव्ड ए स्केल इन ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स। तो जो मेटल केस है उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, एक स्केल लिखा होता है जिसके ऊपर पॉइंटर आकर के वैल्यू बताता है और ये वैल्यू ग्राम फोर्स में भी हो सकती है, मीन्स ग्राम में या फिर किलोग्राम में, दोनों ही होती है ये स्प्रिंग बैलेंस। किलोग्राम में जैसे मान लिया 10 किलोग्राम तक है, ग्राम में मान लिया 1 किलोग्राम तक, यानी कि 1000 ग्राम तक ये हो सकती है। तो अलग अलग स्ट्रेंथ की स्प्रिंग के अकॉर्डिंग स्प्रिंग बैलेंस बनाए जाते हैं। आगे देखिए, द ऑब्जेक्ट हुज वेट इज टू बी फाउंड आउट इज अटैच्ड टू द हुक। तो जिस ऑब्जेक्ट का हमें वेट निकालना है उसको हुक से अटैच कर देते हैं, उसके ऊपर लटका देते हैं। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेस्ड। तो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को हुक से लटकाएंगे तो जो ग्रेविटेशन है उसके कारण स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, खींचेगी। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रीड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए पॉइंटर ऑन द स्केल। तो जैसे ही स्प्रिंग में खींचा होगा, जो पॉइंटर है वो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वैल्यू बता देता है। इन ऑर्डर टू यूज द स्प्रिंग बैलेंस फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इट इज अटैच्ड टू गिवन बॉडी। तो कोई भी जो गिवन बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, तो उसका लगाया गया जो फोर्स है उसके ऊपर स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है तो उसकी वैल्यू बता देता है, कितनी वैल्यू है। इट इज जेंटली पुल्ड आउटवर्ड टिल द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट दैट मोमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस कंडीशन में जो वेट बता देता है जो पॉइंटर है स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, तो वो उसके ऊपर स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लाइट वेट होते हैं उनका वेट कर लिया जाता है, जिससे हम उसकी फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।